Hello everyone. So in the last lecture we studied about telescope and telescope के दोनों ही cases में यानी for the normal adjustment of eye and for the image formation at capital D दोनों ही cases में हमने उसके मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फॉर्मूला भी देखा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो बच्चों याद हो अगर आपको तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई क्या था बेटे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाइंग पावर का एफ नॉट बाई एफ ई। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा एफ नॉट बाई एफ ई, है ना। कैसा इमेज बनता था, फाइनल इमेज इन्वर्टेड था। और फॉर इमेज एट डी क्या था m इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, है ना। ये दो फॉर्मूले थे। ये भी प्लस होगा मैग्नीट्यूड वाइज ये होगा सिंबल साइन क्या लगेगा बेटा नेगेटिव, बिकॉज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज नेगेटिव, ओके, मीन्स इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था वो फिनिश हुआ था कल। हमने बोला था बेटा टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, है ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस लिए होता है, आउटसाइड द अर्थ से बाहर की चीज़ों यानी हिवेनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें फाइनल इमेज क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, फाइनल इमेज क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और आपको जैसा कि पता है मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज यानी हिवेनली बॉडीज जो है वो कैसे शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। ठीक है, अब जो राउंड चीज़ है मतलब जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होती है उसको उल्टा देखो सीधा देखो, उसमें उल्टा सीधा जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि इमेज हमारा उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनता है वो भी हमें चल जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि उसमें उल्टा सीधा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो मेजर फैक्टर है वो है कि हमारा फाइनल इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। क्लियर? तो अब लेकिन इसी चीज को अगर हम अर्थ पर किसी चीज को देखने के लिए यूज करेंगे यानी अर्थ पर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करेंगे तो अर्थ पर जो चीजें हैं वो अलग अलग शेप के हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं कि स्फेरिकल शेप होगा। ठीक है बेटे, तो अगर मुझे किसी बिल्डिंग को ऑब्जर्व करना है, दूर की किसी बिल्डिंग को ऑब्जर्व करना है या दूर बैठे किसी पर्सन को ऑब्जर्व करना है, ये अगर इसका इमेज उल्टा बने तो आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको चाहिए कि इमेज सीधा बने। तो इमेज सीधा बनाने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं और इस तरीके से होता है जन्म किस चीज का, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो बेटे इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले से ही समझ रखा है कि क्या होता है, तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि द टेलीस्कोप विच इज used to observe distant object at earth। ठीक है, the telescope which is used to observe distant object at earth is called terrestrial telescope। ओके, दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखा था। बस एक छोटा सा चेंज इसमें होता है, ठीक है। तो इट्स कंस्ट्रक्शन इज सेम एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप except one small change, ठीक है, except one small change। और वो one small change क्या है बेटा? तो हम लोग वहां पर क्या करते थे, दो लेंसेस यूज करा करते थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस आई लेंस एज इट इज होता है, बट इसके बीच में एक एक्स्ट्रा लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेंस को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं इट्स कंस्ट्रक्शन इज सेम एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक्सेप्ट वन स्मॉल चेंज, that is an extra convex lens is used between the objective lens LO and eye lens LE, ठीक है। LO और LE जो पहले थे उसके बीच में हमने एक एक्स्ट्रा लेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा लेंस इज कॉल्ड फील्ड लेंस, ओके, दिस एक्स्ट्रा लेंस इज कॉल्ड फील्ड लेंस, ओके। आगे मेरी बात समझ में? तो ये देखो कंस्ट्रक्शन की बात होगी, तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है जैसा पहले था, फर्क बस इतना है कि इसमें हमने एक एक्स्ट्रा लेंस लगा दिया। तो चलो इसका रे डायग्राम देखते हैं कि कैसा बनेगा। तो बेटे सबसे पहले आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या करा करते थे, उन सारी चीजों को दिखा लो। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता था जिसका फोकल लेंथ एंड एपर्चर क्या होता था बेटा, बड़ा होता था, और एक क्या होता था बेटे, आई लेंस होता था जिसका फोकल लेंथ एंड एपर्चर क्या होता था, कम होता था। और इसके बीच में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेंस डाल दिया गया है जो कि क्या है बेटे, फील्ड लेंस, ठीक है। तो ये हो गया बेटा LO, ये हो गया LE और ये हो गया LF यानी फील्ड लेंस। कैसे काम करता है आप इस चीज को समझें, ठीक है, कैसे काम करता है। तो बच्चे जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इससे ये ना टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप है तो कौन ऑब्जेक्ट कहाँ है, दूर में है, दूर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर से कैसे रेज आते हैं बेटा, पैरेलल। तो ये इस तरीके से मान लो रेज आ रहे हैं, ओके। तो आपको पता है बेटा इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, उसके फोकस पर, ठीक है। तो उसके फोकस पर यूं क्या बन गया, एक इमेज बन गया, ठीक है। तो दिस इज फोकस ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी दिस इज FO, ठीक है, दिस इज FO। इसका फोकल लेंथ सपोज क्या है बेटा, फील्ड लेंस का जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल f है, ओके। अपन क्या करते हैं बेटा, क्योंकि अपन इसके बीच के डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, तो इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये इसके 2f पर आ जाए, ठीक है। ये किस पर आ जाए बेटा, 2f पर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब ये इसके 2f पर रहेगा तो ये क्या करेगा, सोचो, ये क्या करेगा, ये करेगा इसके इमेज बनाएगा, आपको याद ही होगा, है ना बेटा। अगर 2f पर ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है अपोजिट साइड में, है ना। इमेज कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है अपोजिट साइड में। तो इसको जो इमेज ऑब्जेक्ट मिला था, मतलब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसने ऐसा बना दिया, क्लियर है, याद है ना। कन्वेक्स लेंस के केस में 2f पर ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज भी कहाँ बनता है,
2f पर बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। तो ये और ये साइज में सेम है, बट हुआ क्या बेटा, ये पहले उल्टा था, अब ये क्या हो गया, सीधा हो गया, है ना, ये सीधा हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अगेन इसको एडजस्ट करते हैं बच्चे, और एडजस्ट करके इस वाले को क्या करते हैं, इसके फोकस के अंदर ले आते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसके फोकस के अंदर या फिर उसके फोकस पर ले आते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। अगर मैं इसको फोकस के अंदर कर लूंगा तो ये Fe के अंदर हो जाएगा, और Fe के अंदर होगा तो कैसे काम करेगा बेटा, तो एक लाइट रे ले जाएंगे पैरेलल और एक लाइट रे ले जाएंगे ऐसे, तो ऐसे, तो ये क्या होगा बेटा, इधर इधर। तो ये देखो फाइनल इमेज दिस टाइम क्या हो रहा है बेटा, फाइनल इमेज जो आपका बन रहा है, देखो वो क्या हो रहा है, इरेक्ट बन रहा है, यानी सीधा बन रहा है ना बेटे। फाइनल इमेज हमारा क्या बना, इरेक्ट बना। ठीक है, तो पिछले केसेस के उलट यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमिकल में हो रहा था, समस्या क्या थी वहां पर, कि इमेज जो है उल्टा बन रही थी। तो वो शिकायत देखो यहाँ दूर हो गई, फाइनल इमेज हमारा क्या बना बेटा, इरेक्ट बना। तो ये शिकायत दूर करने में किसने मदद की, ये फील्ड लेंस ने, है ना, किसने मदद की, फील्ड लेंस ने। तो अगर ये वाला केस रहेगा बेटा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, UE कहलाएगा, और फाइनल इमेज कहाँ बनाओगे आप, कैपिटल D पर। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो बताओ, ये केस 1 हो गया, केस 1 फाइनल इमेज एट D वाला केस है ना। तो बेटा इस पे क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। वहां पर जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, m इक्वल्स टू क्या आया था बेटा, F0 बाई Fe 1 प्लस Fe बाई D। तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, अलग से प्रूव करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यू विल यूज द सेम फॉर्मूला, चाहे वो टेलीस्कोप एक फॉर्मूला होगा, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल हो या फिर किसी भी प्रकार का टेलीस्कोप हो, अपन AC फॉर्मूले को यूज करेंगे। आगे मेरी बात समझ में, तो F0 बाई Fe 1 प्लस Fe बाई D। लेकिन दिस टाइम M जो आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दिस टाइम M क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल इमेज इज इरेक्ट। ओके, ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा आएगा। और इस कंडीशन में अगर मुझे ट्यूब लेंथ बोला जाएगा, तो ट्यूब लेंथ देखो कितना हो गया बेटा, यहाँ से यहाँ तक F0, फिर ये डिस्टेंस क्या है बेटा 2f, और फिर ये डिस्टेंस क्या है 2f, फिर ये डिस्टेंस क्या है बेटा UE। सो दिस टाइम ट्यूब लेंथ इज F0 प्लस 4f प्लस UE। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट केस में। सेकेंड केस करेंगे बच्चे, सेकेंड केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये इसके फोकस पर आ जाए, है ना। केस 2, केस 2 नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई। तो जब अपन नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं आई का, तो क्या होगा बच्चे, ये UE किसके बराबर हो जाएगा, Fe के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको हमने ऐसा एडजस्ट कर लिया, Fe के अंदर Fe के ऊपर आ गया, Fe के ऊपर आएगा तो बेटा इमेज क्या हो जाएगा आपका, है ना, ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। उसी को अपन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई कहते हैं। ओके, तो दिस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन आपका M जो पहले हुआ करता था F0 बाई Fe, वही अभी भी होगा F0 बाई Fe। फर्क बस इतना है कि इस बार M क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, है ना। दिस टाइम M इज पॉजिटिव बिकॉज आपका फाइनल इमेज क्या आएगा, सीधा आएगा। ठीक है, दूसरी बात, इस केस में अगर मुझे L पूछा जाएगा यानी ट्यूब लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक F0 हो गया बेटा, यहाँ से यहाँ तक 4f हो गया, और दिस टाइम ये डिस्टेंस क्या है बेटा Fe। तो आपका जो ट्यूब लेंथ होगा वो ये होगा। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। जो आपने थ्योरी आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए लिखा था, वही थ्योरी इसमें भी लिखेंगे सारी चीज़ें। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या ऐड कर देंगे, फील्ड लेंस, कि उनके बीच में एक फील्ड लेंस होता है ना। उसके 2f पर ये बनता है, तो वो अपने 2f पर सीधा इमेज बना देता है, उल्टा का सीधा कर देगा, फिर ये फाइनली आपका जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है। ठीक है, तो ये रही कहानी बेटे टेलीस्कोप की। और ये कौन सी टेलीस्कोप थी,
टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से क्या क्या हुआ बेटा, आपको जो है फाइनल इमेज सीधा मिला, ठीक है, फाइनल इमेज वाज इरेक्ट। ओके, चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और टेलीस्कोप के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सी, चलो ढूंढते हैं टेलीस्कोप के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स मिल जाए तो, ठीक है। चलो भाई चलो, पहला एग्जाम्पल, आज हम लोग एग्जाम्पल्स डीसी से ही ले रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो एग्जाम्पल है आपका 9.82, आप रेफरेंस ले सकते हैं 9.82। टेलीस्कोप का बोल रहा है बेटा कि फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ यानी एफओ कितना है, 140 सेंटीमीटर, और आई पीस का फोकल लेंथ एफई बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स व्हेन द टेलीस्कोप इज, क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, केस ए, द टेलीस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। पहले केस में द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इंफिनिटी पर फाइनल इमेज, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है फाइनल इमेज इज एट डी। सेकेंड पार्ट में आपको कहां बोल रहा है, दी फाइनल इमेज इज एट डी, ठीक है। दोनों ही केसेस में एम निकालना है। तो ये तो सीधा सीधा क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला बेस्ड हो गया, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड। तो चूंकि आपको पता है सिंस एम है ना, पहले केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या होता है, एफ नॉट बाई एफ ई होता है। तो एफ नॉट कितना है बच्चे 140 और एफ ई कितना है 5। तो 5 से देखो कितना हो जा रहा है, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो m इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 28। m इक्वल्स टू क्या आ गया 28, कोई दिक्कत। सेकेंड केस में क्या बोल, फाइनल इमेज इज एट d, तो ये a हो गया और ये b हो गया। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, यानी d वाले केस में क्या होता था, एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ठीक है, 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये फॉर्मूला आया था बेटे। तो रख दो, एफ नॉट बाई एफ ई तो हम कर ही चुके हैं 28, और 1 प्लस एफ ई कितना है बच्चे 5, और डी कितना है, डी है हमारे पास 25। तो 5 से 5 हो गया तो 6/5 हो जाएगा। तो 28 इंटू 6/5, ठीक है, 28 इंटू 6/5। तो ये पॉइंट में आपका कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ये कह रहा है बच्चों, एग्जांपल, a small telescope has objective lens of focal length 144 centimeter. This time FO is 144 centimeter and FE is 6 centimeter. 6 centimeter. आगे बोल रहे हैं what is the magnifying power of the telescope? M क्या है? Okay. What is the separation between the objective and eyepiece? L पूछ रहा है आपसे। सेपरेशन बिटवीन आई पीस और वो क्या हो गया, एल हो गया। तो इस बार कुछ ऐसा बोला नहीं गया कि डी पर या नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया। कुछ नहीं बोला गया तो बेटा आप समझ लो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। जब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो तो आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट मान के करना है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है बेटे, एम इक्वल्स टू हो जाता है एफ नॉट बाई एफ ई। तो एफ नॉट कितना है बच्चे 144 और एफ ई कितना है 6।
तो देखो कटता है क्या, 6 दूना 12 और 6 चौके 24, यस कट गया बेटा 24। तो m इक्वल्स टू क्या आ गया 24 आ गया। हाँ और क्या चाहिए अपने को l, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में l क्या होता है बेटा f नॉट प्लस एफ ई है ना। तो f नॉट कितना है 144 और एफ ई कितना है 6, तो दिस इज 150 सेंटीमीटर। तो ट्यूब लेंथ जो इस कंडीशन में आएगा वो 150 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ट्यूब लेंथ इज 150 सेंटीमीटर। सो दिस वाज आल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, तो ऐसे सिंपल ही आपको जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो टेलीस्कोप के ऊपर मिलेंगे। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखा, फिर आपने उसका दूसरा वर्जन देखा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का जो टारगेट था वो ये था कि हमको फाइनल इमेज क्या चाहिए, फाइनल इमेज क्या चाहिए, सीधा चाहिए, यही था। इसके लिए ही हमने क्या किया, एक अलग से एडजस्टमेंट किया और एक एक्स्ट्रा लेंस जोड़ दिया। अगर हम एक एक्स्ट्रा लेंस नहीं यूज करना चाहें तो एक दूसरे प्रकार से भी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। और इस प्रकार से जो टेलीस्कोप तैयार होता है उसको कहते हैं बेटा गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता है कि आप जो आई लेंस यूज कर रहे थे, आई उस जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था, जो बेसिक टेलीस्कोप था, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस दोनों के दोनों क्या थे, कन्वेक्स थे। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आई लेंस को कन्वेक्स की जगह कनकेव लेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम है। तो गैलीलियन टेलीस्कोप जो है बेसिकली इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग, अभी भी दोनों लेंस ही है तो रिफ्रैक्टिंग रहेगा। इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है बेटे, क्या है, इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो कैसे काम करता है ये समझिए। तो बेटे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस तो जैसा रहता था वैसा ही रहेगा, बस आपका जो आई लेंस था वो अब कौन सा हो गया, कनकेव लेंस का हो गया, कनकेव बन गया। तो आपको जैसा कि पता है कि ठीक है ऐसा। तो मान लो बच्चे आपको जो है इस पर आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, एक आई लेंस लिया, ऑब्जेक्टिव लेंस कन्वेक्स का लिया, आई लेंस क्या किया, कनकेव का लिया। ठीक है, कनकेव नेचर का लिया, दोनों कोएक्सियली फिटेड है, यानी दोनों का एक्सिस क्या है, कॉमन है, सेम एक्सिस पर है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा उसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चा, ऑब्वियस से इसकी फोकस पर बनेगा। तो ये हो गया आपका एफ ओ। ठीक है बेटे, तो यहां पर इसने क्या किया, इमेज बना दिया। बट क्या होगा, बट ये क्या हो रहा है, देखो इसका जो इमेज बन रहा है वो यहां पर बन रहा है। अब ये इमेज जो है इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये इमेज यहां बनता, लेकिन चूंकि इस लेंस से पार हो रहा है तो अब ये इमेज क्या, ये क्या हो जाएगा बेटे, ये आपका इस तरीके से ऐसा है ना, डाइवर्ज हो जाएगा। और डाइवर्ज हो जाएगा तो इसके बीच में डाइवर्जन बढ़ता जाएगा, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये इमेज जो है इधर कहीं पर बन रहा है। तो आपका फाइनल इमेज देखो इस तरीके से सीधा बन गया। ठीक है बेटे, देखो फाइनल इमेज आपका सीधा बनाना। तो देखो इसमें बिना एक्स्ट्रा लेंस यूज किए ही हमें क्या मिल गया, फाइनल इमेज इरेक्ट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बना सकते हैं, यानी सीधा इमेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो गैलीलियन टेलीस्कोप हमें सीधा इमेज प्राप्त करने में मदद करता है।
फॉर्मूले बिल्कुल सेम होंगे बेटा, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। अगेन आपको एट डी के लिए सेम वी विल यूज एफ नॉट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, है ना। और फॉर एट इंफिनिटी के लिए m इक्वल्स टू स्टिल एफ नॉट बाय एफ ई, ठीक है। एट डी सॉरी एट इंफिनिटी एफ नॉट बाय एफ ई। ओके, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और देखें बच्चे, अगर हमें फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनाना है, ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ बनाना है, इंफिनिटी पर बनाना है, तो इसको कहाँ लाना पड़ेगा, फोकस पर लाना पड़ेगा। इन दैट कंडीशन ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ई, और ये क्या हो जाएगा, एफ नॉट। तो एल क्या हो जाएगा बेटे, देखो, तो एल इस कंडीशन में हो जाएगा एफ नॉट माइनस एफ ई हो जाएगा, ठीक है। तो इंफिनिटी वाले केस में ये एल का यानी ट्यूब लेंथ जो है यहाँ पर उल्टा होता है, एफ नॉट माइनस एफ ई होता है, जैसा वहां पर एफ नॉट प्लस एफ ई हुआ करता था, यहाँ पर एफ नॉट माइनस एफ ई। देखो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं, सिंपल आपको दोनों लेंसेज के बीच की दूरी निकालना है, वही ट्यूब लेंथ होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, जैसा सिचुएशन दिखे वैसा आपको इसकी डेटा मिल जाएगी। ओके, तो बेटे ये हो गया गैलीलियन टेलीस्कोप, थोड़ा थोड़ा करके बस जानना है, जनरली आता नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक हमने बोला था कि रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप भी बना सकते हो, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग। तो अभी तक जो हमने टेलीस्कोप बनाया उन सब में हमने क्या यूज किया, लेंस ही यूज किया, या तो दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस यूज किए, या 3 कन्वेक्स लेंस यूज किए, या फिर एक कन्वेक्स और एक कनकेव लेंस यूज किया, लेकिन हर बार हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस ही यूज किया। तो बेटे लेंसेस में क्या होगा, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, तो ये जो भी थे सबके सब रिफ्रैक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप थे। अगर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसको कैसीग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप भी बोलते हैं, कैसीग्रेनियन, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप या फिर कैसीग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर यूज किया जाता है। कैसे, देखो, ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, एक पैराबोलिक मिरर ले लेते हैं, पैराबोलिक मिरर ले लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव का काम करता है, ऑब्जेक्टिव का काम करता है, और एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, कन्वेक्स लेंस जो आई लेंस का काम करता है, आई लेंस का काम करता है, और एक कन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, कन्वेक्स मिरर जो कि फील्ड मिरर का काम करता है, फील्ड मिरर का काम करता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे हैं, तो ऑब्जेक्ट हैं हमारे इन्फिनिटी पर, क्योंकि ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप पर ऑब्जेक्ट कहाँ होता है बेटा, इन्फिनिटी पर होता है। तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगे वो कैसे आएंगे, ऑब्वियसली पैरेलल आएंगे, तो ये पैरेलल रेज यूं चल करके आएंगे, ठीक है बेटे, इधर से भी यूं पैरेलल रेज चल करके आएंगे। तो आपको पता है बेटा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएंगे, फोकस पर जाएंगे, है ना, है ना, इस तरीके से फोकस पे जाएंगे। तो जब ये रेज यहाँ से इस तरीके से फॉल होंगे और यहाँ से इस तरीके से फॉल होंगे, तो उसके पहले ही इसको क्या मिल जा रहा है बेटा, एक मिरर मिल जा रहा है ना बेटा, इसको एक मिरर मिल जा रहा है। तो यहां से फिर से क्या होगा बच्चे, रिफ्लेक्शन होगा, है ना, आपको यहां पर फिर से एक रिफ्लेक्शन होगा। सिमिलरली यहां पर भी होगा, और इधर आपको क्या होगा बेटा,
इधर आप अपना आईज प्लेस करोगे और आपको एक इमेज दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई देगा। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? तो ये वाला जो इस टाइप के जो टेलीस्कोप होते हैं, यहाँ से आप देखते हो, इसलिए ये आई लेंस है। तो इस टाइप के जो टेलीस्कोप होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप या कैसिग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप होते हैं, कहलाते हैं। यहाँ पर भी आपको फॉर्मूले सेम यूज करना है बेटा। एट डी के लिए आपको F0/Fe यूज करना है, एट इन्फिनिटी के लिए F0/Fe यूज करना है। बस फर्क बस इतना है कि इस बार F0 किसका है बेटा, F0 इसका रहेगा, यानी मिरर का फोकल लेंथ रहेगा। ठीक है, और Fe किसका रहेगा बेटा, तो Fe इसका रहेगा, यानी आई लेंस का रहेगा। सिंपल है, तो फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, कंस्ट्रक्शन अलग अलग हो सकता है, सबका काम भी सेम है। ओके, तो दिस वाज दी, तो ये सिंपल इसके इंट्रोडक्शन बस चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस आपको ज़्यादा अच्छे से कौन सा पढ़ना है, आपको सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से पढ़ना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छे से पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अच्छे से पढ़ना है, और क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अच्छे से पढ़ना है। बाकी ये सब आपको ओवरव्यू लेना है। ओके, आगे मेरी बात समझ में, फॉर्मूले सब में सेम यूज करने हैं। ठीक है, ओके, तो चलो टेलीस्कोप वाला पार्ट क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ है ना। अब जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चे, हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो टर्म कॉमन होते हैं। ठीक है, हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के दो टर्म बहुत कॉमन होते हैं। चलो देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक कहलाता है बेटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, पहला लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, तो मान लो बेटे यहाँ पर एक हमारा माइक्रोस्कोप है, सपोज माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा, एक ऑब्जेक्ट को मान लो देख रहा हूँ, तो वो उस ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाएगा। फिर एक और ऑब्जेक्ट अगर बगल में हो, ठीक है, अगर एक और ऑब्जेक्ट हो बगल में, तो उसका भी इमेज दिखाएगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? अगर ये दोनों बहुत पास हो, इतने पास हो कि वो दोनों के इमेज को अलग अलग दिखा पाने में असमर्थ हो। ठीक है, दोनों को अलग अलग दिखा पाने में असमर्थ हो। ठीक है, तो फिर वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, मतलब वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। हमको दोनों को अलग अलग देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं ना। हमको किसको देखना है, माइक्रोस्कोप से, सपोज माइक्रोस्कोप से हमको क्या देखना है, माइक्रोब्स को देखना है, छोटे छोटे जीव जंतु को देखना है। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत पास भी होते हैं। तो अगर वो मुझे अलग अलग करके नहीं दिखाएगा, है ना, साफ उसके इमेज, है ना, नहीं दिखेंगे, दोनों के इमेज मान लो एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए, तो हमें सेपरेट इमेजेस नहीं दिखेंगे, और सेपरेट इमेजेस नहीं दिखेंगे तो फिर अपन ऑब्जर्वेशन सही से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप चाहोगे क्या? नहीं, आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहोगे। आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहोगे जो बहुत पास रखे ऑब्जेक्ट्स को भी क्या करे, बहुत अच्छे से सेपरेट दिखाए। इसको बोलते हैं बेटा क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज। ओके बच्चे, लेकिन हर किसी की एक कैपेसिटी होती है बेटा, है ना, हर किसी की एक कैपेसिटी है। जैसे कि हमारी आईज है, हम नेकेड आई से बहुत ज़्यादा पास की चीज़ें नहीं देख सकते। जैसे कि ये देखो, ये पेन है, मार्कर है, ये हमें क्या दिख रहा है बेटा, पूरी तरीके से इवन दिख रहा है। मुझे इसमें कहीं भी ऐसे दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि हमारा जो आई है ना, उसका वो उतना अलग अलग सेपरेट इमेजेस नहीं दिखा पा रहा है ना। वो इमेजेस क्या हो जा रहे हैं, ओवरलैप हो जा रहे हैं, इसलिए मुझे ये कंटिन्यूअस दिखाई दे रहे हैं। बट अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप्स वगैरह से देखूं तो इसमें मुझे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, इसमें मुझे थोड़े बहुत अनइवन सरफेसेस दिखाई देंगे, जो कि अभी पूरी तरीके से स्मूथ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चे, ओके। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आईज है ना, वो दो बहुत पास रखे पॉइंट्स को अलग अलग नहीं दिखा पा रहा है, उसकी इमेजेस को अलग अलग नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए हमें वो कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। ओके, आगे बात समझ में। तो ये अलग अलग यही चीज हमें माइक्रोस्कोप में दिख जा रहा है, मतलब माइक्रोस्कोप अच्छे से दो अलग अलग पॉइंट्स को, दो पास रखे पॉइंट्स को अलग अलग दिखा पा रहा है, और हमारा आई उस चीज को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो बेटे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि कितने पास, हाउ क्लोज, ठीक है, कितने पास रखे ऑब्जेक्ट्स
का भी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सेपरेट और क्लियर इमेज, है ना, दिखा सकता है। यानी इसको बोलते हैं वेल रिजॉल्व्ड इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? वेल रिजॉल्व्ड, ठीक है, अच्छे से रिजॉल्व की जब मैं बात करता हूं वेल रिजॉल्व्ड इमेज, यानी कि बहुत पास रखे ऑब्जेक्ट्स के भी वो हमें सेपरेट और क्लियर और डिस्टिंक्ट इमेजेस दिखाई देगा, ठीक है, ओके। तो जितना पास रखे हुए है, पास से पास, बहुत पास रखे ऑब्जेक्ट्स का भी अगर वो क्लियर और सेपरेट इमेजेस दिखा पा रहा है तो हम कहेंगे कि वैसे वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ना। उसका रिजॉल्व करने का जो कैपेसिटी है, रिजॉल्व करने की कैपेसिटी मतलब अलग अलग दिखाने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, मतलब बहुत पास रखे ऑब्जेक्ट्स को भी वो अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है, बहुत पास रखे ऑब्जेक्ट्स को भी वो अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि उसका रिजॉल्विंग पावर हाई है, हाई रिजॉल्विंग है, उसका हाई रिजॉल्विंग पावर है, एचडी है, इस तरीके से बातें करते हैं हम लोग। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है कि कोई ऑप्टिकल, मैंने जैसा कि बोला हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी कैपेसिटी होती है। हमारे आई की कैपेसिटी कम है, माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी ज्यादा है कि नहीं, और माइक्रोस्कोप में भी कई प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी, है ना, सीन बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, ठीक है, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी उससे भी ज्यादा अगर करीब आ जाएंगे दो ऑब्जेक्ट्स तब फिर वो उसका अलग अलग सेपरेट इमेजेस नहीं दिखा पाएगा, उनको अलग अलग वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसके इमेजेस आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, है ना, और कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वी विल डिफाइन द मिनिमम डिस्टेंस between 2 point objects placed close to each other, ठीक है। The minimum distance between 2 point object placed close to each other which can be seen clearly and distinctly by an optical instrument is called its limit of resolution, ठीक है, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ओके बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, अब अलग अलग चीजों का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का। जैसे कि ह्यूमन आई की बात करें, फॉर ह्यूमन आई, ठीक है, फॉर ह्यूमन आई के लिए क्या होता है बेटा? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन थीटा के टर्म में होता है 1.22 लैम्डा बाय ए, ठीक है, 1.22 लैम्डा बाय ए। इसमें ए क्या है बेटे? ए है एपर्चर ऑफ आई लेंस, जो हमारे आंख में लेंस लगा हुआ है, आई लेंस, उसका एपर्चर मतलब क्या होता है बेटा? डायमीटर होता है, इफेक्टिव डायमीटर। और लैम्डा क्या है बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये होता है आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इसका ह्यूमन आई का। और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितना बेटा? 1 मिनट। कितना होता है? 1 मिनट होता है ह्यूमन आई के लिए। पहले भी हम लोग यूज किए हैं, 1 मिनट होता है। सिमिलरली फॉर
फॉर माइक्रोस्कोप लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है वो होता है बेटा लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। ठीक है, लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होता है? लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। इसमें ये 2 म्यू साइन थीटा जो है वो कहलाता है बेटा न्यूमेरिकल एपर्चर। 2 म्यू साइन थीटा को क्या जानते हैं? न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर। ठीक है, शॉर्टकट में इसको NA बोला करते हैं, 2 म्यू साइन थीटा। अच्छा, अलग से अगर सुना जाए तो म्यू क्या होता है? म्यू होता है बेटा RI ऑफ मीडियम अराउंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के अराउंड जो मीडियम होगा, ठीक है, RI ऑफ मीडियम अराउंड ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू। और थीटा क्या है बेटा? थीटा क्या है? कोन हाफ कोन एंगल। ठीक है, हाफ कोन एंगल। अच्छा, हाफ कोन एंगल को समझने के लिए आप देखो क्या होता है हाफ कोन एंगल के लिए। तो मान लो बेटा कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, जैसा कि आपको पता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस मान लो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है फोकस। तो यहाँ से मैं अगर रेज डालूं बेटा इस पर, तो ऐसे बहुत सारे रेज पड़ेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक एंगल कोन के जैसा फॉर्म हो जाएगा, है ना, कोन के जैसा फॉर्म हो जाएगा। तो उसका जो ये वाला एंगल होगा, दिस इज थीटा, है ना, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो पूरा कोन वाला जो एंगल होगा उसका आधा, तो इसलिए इसको हमने बोला है हाफ कोन एंगल। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा, जिसमें 2 म्यू साइन थीटा को न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल एपर्चर दिया रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि न्यूमेरिकल एपर्चर यानी 2 म्यू साइन थीटा उसने डायरेक्टली दे दिया है आपको। ठीक है, म्यू आपको समझ में आ गया, थीटा समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा माइक्रोस्कोप के लिए। अब बात करते हैं हम लोग टेलीस्कोप के लिए। फॉर टेलीस्कोप, आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो जाता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 1.22 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, 1.22 लैम्डा अपॉन ए, जैसा उसमें था सेम इसमें भी है। तो ए क्या हो गया बेटा? ए क्या हो गया? एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और लैम्डा क्या है बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, इसके बाद जो एक पॉपुलर टर्म यूज होता है उसको कहते हैं बेटा रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो बेसिकली रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है किस चीज का? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत पास रखे, यानी बहुत पास रखे ऑब्जेक्ट्स को भी अगर सेपरेटली आइडेंटिफाई कर ले पा रहा है, यानी उसके इमेज को सेपरेट क्लियर अगर देख पा ले रहा है, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? बेटर इंस्ट्रूमेंट है भाई वो, है ना। वो बहुत पास रखे ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से सेपरेट कर करके, है ना, क्लियरली आइडेंटिफाई कर ले रहा है। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ बेटा? बेटर इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी बहुत कम है, तो इसका मतलब उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बहुत कम है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बहुत कम है तो हम कह रहे हैं कि वो बेटर इंस्ट्रूमेंट है, यानी उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। ठीक है, जिसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होगा, यानी उतने पास रखे ऑब्जेक्ट्स को भी अच्छे से वो देख पा रहा है, मतलब उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। ठीक है, ओके, तो लेट्स डिस्कस रिजॉल्विंग पावर।
resolving power of an optical instrument. Optical instrument. So how to define it? The ability of an optical instrument to see the clear and distinct object, clear and distinct images of very closely placed objects is called its resolving power. ओके, रिजॉल्विंग पावर जो होता है, शॉर्टकट में आरपी बोलूं तो उसका रिलेशन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के साथ क्या होता है बेटा? इनवर्स लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है बेटे, रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है। तो चूंकि हमको हर एक का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पता है तो रिजॉल्विंग पावर ऑटोमेटिक पता चल गया। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हो गया बेटा? इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। सिमिलरली रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा बेटा? a अपॉन 1.22 लैम्डा। इसका क्या मीनिंग है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये जनरली आपको माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, है ना, ऐसा पूछा जाता है तो आप इस फॉर्मूले को लगा करके इसके आंसर्स को आप ला सकते हो। क्लियर है मेरी कहानी? ओके, इसके ऊपर भी कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला रखिए, आंसर पाइए। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज रेनबो। आप कई बार ऐसा देखते हो जब भी मौसम ऐसा रहता है कि धूप भी खिला हुआ है और बारिश भी हो रही है ना। धूप के साथ जब बारिश होती है डे टाइम में, दिन के समय में, तो आपको एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है स्काई में, और वो है रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेता है कि नहीं? बहुत बेजोड़, है ना, आपको क्या बोल सकते हो, एक नेचुरल फेनोमेना देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो उसका वजह क्या है, रीजन क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे कि हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। ओके, तो चलो बात करते हैं रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली 3 प्रकार के ऑप्टिकल फिनोमेना के मिलने से होता है। ठीक है, 3 प्रकार के ऑप्टिकल फिनोमेना एक साथ होते हैं, और वो क्या क्या चीजें हैं? पहला है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये 3 घटनाओं का के मिलने से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। रेनबो फॉर्मेशन is due to 3 optical phenomena। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू 3 ऑप्टिकल फेनोमेना कंबाइनली। ठीक है, एक साथ। क्या क्या बेटा? एक है बेटा आपका रिफ्रैक्शन, दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, और तीसरा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इन तीनों घटनाओं के मिलने से आपको क्या होता है? रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, रेनबो हमेशा नहीं बनते। ठीक है, रेनबो बनने के लिए एक कंडीशन की जरूरत पड़ती, कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती। क्या है वो कंडीशन?
कंडीशन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन, व्हाट आर दे? पहला जो ऑब्जर्वर है ना, मतलब हम हैं जैसे कि, तो हमारे बैक साइड में क्या होना चाहिए? सन होना चाहिए, और फ्रंट साइड में क्या होना चाहिए? बारिश हो रही होनी चाहिए। ये दो जरूरी शर्त है, तभी आपको रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। तो पहला, देयर शुड बी सन on the back side of the observer and दूसरी बात है, it should be raining in front of the observer, तब जाकर के आपको रेनबो दिख सकता है, तो ये कंडीशन कहलाते हैं रेनबो फॉर्मेशन के। ओके, नाउ सी, जो रेनबो होता है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेनबो कितने बेटे? एक कहलाता है प्राइमरी रेनबो और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी रेनबो। तो पहले हम लोग प्राइमरी रेनबो के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद सेकेंडरी रेनबो के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी रेनबो बनता है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू two refractions, one TIR and dispersion, ठीक है। ये चीजों से, ये घटनाओं से मिलकर के क्या बनता है? प्राइमरी रेनबो बनता है। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और डिस्पर्शन होता है। तो आपको समझ तो आता होगा रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्शन कब होता है बेटा? जब मीडियम में चेंज होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करता है और एंगल उसके एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो TIR होता है। और डिस्पर्शन क्या होता है बेटा? कि जब भी किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पार करती है तो वो अपने सातों कलर में बट जाती है, इसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये तीनों घटनाएं दिखती है, उसमें से 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन होता है, ठीक है। तो कैसे? तो बच्चे, हमारा जो पानी की बूंदें होती है ना, बारिश जब होती है, बारिश में जो पानी की बूंदें होती है यानी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो भी एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे काम करते हैं? प्रिज्म की तरह काम करते हैं। ओके, तो जब ये प्रिज्म की तरह काम करते हैं तो इसमें सन से लाइट आई। ओके, सन से लाइट आई, तो जब सन से लाइट आएगी तो सन की जो लाइट होती है वो व्हाइट लाइट होती है, मतलब उसमें क्या है? सभी कलर हैं, सातों हैं, ठीक है। तो व्हाइट लाइट आई। जब व्हाइट लाइट यहां पर आई तो ये क्या है बेटा? वाटर ड्रॉप है। बाहर क्या है? एयर। तो एयर से वाटर में घुसा, वाटर में एंटर किया, मतलब मीडियम में चेंज हुआ। मीडियम में चेंज हुआ तो क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा, है ना। मीडियम में चेंज होगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाता है और साथ में प्रिज्म अपना काम करेगा बेटा, है ना। प्रिज्म अपना काम करेगा तो प्रिज्म उसको क्या करता है? 7 कलर में बांट देता है, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा बेटा? वॉयलेट, और नीचे क्या रहेगा? रेड, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। अब क्या होता है बेटे कि ये जो लाइट्स हैं वो अब क्या हो रहा है? डेंसर यानी वाटर से एयर में जाने की कोशिश करता है। जब ये वाटर से एयर में जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, TIR हो जाता है। तो जब ये TIR हो जाता है, ओके, सॉरी ये गलत किया मैंने, यहां पर ऊपर में रेड होगा और ये वॉयलेट होगा, ठीक है। तो फिर
आपको ये यहां पर TIR हो गया इसका, ओके, यहां पर इसका TIR हो गया, दिख रहा है आपको। तो देखो पहले यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर यहां से क्या करेगा बेटा, वापस वाटर से एयर में आने की कोशिश करेगा। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा बेटा, फिर से ये फाइनली बाहर आएगा। तो जब बाहर आएगा तो इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, तो ये क्या है बेटा, आपका रेड है, और ये क्या है, आपका वॉयलेट है, ठीक है। ऐसा देखा गया कि ये जो एंगल होते हैं, ये रेड जो एंगल बनाता है वो है 42 डिग्री, और वॉयलेट जो एंगल बनाता है वो है 40 डिग्री। तो इसका जो विड्थ हुआ रेनबो का वो कितने का हुआ बेटा, 2 डिग्री का। और आपको ऐसे ऐसे बहुत सारी बूंदें होंगी, हर एक में देखो रेड क्या है, ऊपर है, और वॉयलेट क्या है, नीचे है। तो इस तरीके से रेड और ये फिर वॉयलेट है ना, रेड और वॉयलेट, और बाकी सातों कलर, बाकी जो पांचों कलर हैं वो उसके बीच में रहेंगे। तो ऐसा आपको एक है ना बैंड ऑफ 7 कलर्स दिखाई देते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटे, रेनबो कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो अगर मैं रेनबो को डिफाइन करूं तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, कि सर्कुलर आर्क्स, ये किस फॉर्म्स में होते हैं बेटा, सर्कुलर आर्क के रूप में दिखते हैं। तो सर्कुलर आर्क ऑफ द बैंड ऑफ सर्कुलर आर्क्स ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। द बैंड ऑफ the band of 7 colors, ठीक है, the band of 7 colors in the form of circular arc formed in the sky due to natural phenomena is called रेनबो, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटे, रेनबो कहते हैं, ओके। तो ये रेनबो का डेफिनेशन हुआ, किस वजह से बनता है, तो उसके वजह है क्या क्या बेटा, इसको स्टार्टिंग में एक्चुअली लिख लेना चाहिए था अपने को, है ना। तो रेनबो का डेफिनेशन आप पहले ही लिख लेना, ऊपर में जगह होगी, जगह अगर होगी तो वहां लिख लेना। और इसकी वजह क्या है बेटा, तो वजह है इसका रिफ्लेक्शन, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, ये इसके वजह है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो बेटा प्राइमरी रेनबो बन गया आपका, है ना, प्राइमरी रेनबो बन गया। अगर मैं प्राइमरी रेनबो की प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी रेनबो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी रेनबो, तो प्राइमरी रेनबो में जो है, इसमें 1 रिफ्रैक्शन होता है, 2 रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 रिफ्रैक्शन, 1 बार TIR होता है, 1 TIR एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये घटनाएं घटती है इसमें। दूसरी चीज, ये जो सर्कुलर आर्क्स दिखेंगे उसमें रेड क्या रहेगा, बाहर की तरफ, और वॉयलेट क्या रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। रेड इज आउटर आर्क एंड वॉयलेट इज इनर आर्क, ओके। तीसरी चीज, इसका जो विड्थ होता है वो 2 डिग्री का होता है, इट्स विड्थ इज एंगुलर विड्थ, इट्स एंगुलर विड्थ इज 2 डिग्री। और चौथी बात, इसकी ब्राइटनेस क्या होती है, ज्यादा होती है, इट इज मोर ब्राइटर, ठीक है, ये ब्राइटनेस इसकी ज्यादा होती है। ये हो गई बेटा प्राइमरी रेनबो। दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो क्या होता है उसको देख लेते हैं।
सेकेंडरी रेनबो। इसमें एक बस फर्क है बेटा कि इसमें एक बार TIR की जगह 2 बार TIR होता है, बाकी सब चीज तो सेम है, लेकिन TIR 2 बार हो जाता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू two refractions, two TIR and dispersion of light, ठीक है। ओके, हाउ? तो इसमें ये काम करता है बेटा कुछ इस तरीके से। अगर ये मान लो वाटर ड्रॉपलेट है, लाइट सपोज इस तरीके से एंटर किया, ओके, तो ये रेड, ये वॉयलेट, तो यहां पर एक बार ये हो जाता है वॉयलेट, ये रेड, फिर ये वॉयलेट और ये रेड, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर कुछ बाहर आता है रेड और ये वॉयलेट, ठीक है, इस तरीके से वॉयलेट और ये रेड, ऐसा कुछ बाहर आता है, ओके। तो आपको क्या दिखेगा कि वॉयलेट जो है वो ऊपर है और रेड क्या है, नीचे है। तो ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री होता है और ये वाला जो एंगल है वो 53 डिग्री होता है। तो ये विड्थ जो है इस बार क्या हो जाता है, 3 डिग्री का हो जाता है। और ऊपर साइड में देखो ये क्या है, वॉयलेट ऊपर है इस बार और रेड क्या है, नीचे है। वॉयलेट ऊपर है और रेड क्या है, नीचे है। तो अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज सेकेंडरी रेनबो की प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई बेटा, इसमें 2IR होता है, 2 बार TIR होता है। इट हैज 2 TIR। पहले वाले प्राइमरी में क्या होता है, सिंगल TIR होता है, इसमें 2 TIR होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार होता है। बाकी चीजें सेम है। दूसरी बात जो है कि इसमें वॉयलेट जो होता है वो आउटर आर्क में होता है। आउटर आर्क इज वॉयलेट एंड इनर आर्क्स आर रेड, उल्टा, ठीक है। तीसरा, इसकी विड्थ कितनी होती है, इट्स विड्थ इज 3 डिग्री, इसकी विड्थ ज्यादा होती है। और चौथी, इसकी ब्राइटनेस कम होती है, इट्स ब्राइटनेस इज लेस। मतलब प्राइमरी रेनबो जो होता है वो ब्राइट होता है और इसका जो कलर होगा वो थोड़ा फेंट होगा, है ना, ये उतना ब्राइट नहीं दिखेगा। आगे मेरी बात समझ में? तो ये प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो हो गया, ठीक है। एक और चीज याद रखना बच्चों कि जो ये आप कभी भी देखते हो रेनबो को, तो वो कैसा दिखाई देता है, कंप्लीट सर्कल कभी दिखाई नहीं देता है ना, वो आपको आर्क यानी एक सर्कल का एक पार्ट बस दिखता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा रेनबो फॉर्म होता है वो कंप्लीट सर्कल है या है ही आर्क, मतलब वो पूरा सर्कल नहीं बनाता, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखना बेटा कि रेनबो बनता हमेशा फुल सर्कल है, लेकिन चूंकि उसका कुछ पार्ट क्या होगा, अर्थ से, मतलब वो आप अर्थ पे हो और वो अर्थ के बाहर ऐसा बना हुआ है, तो आपके नीचे का पार्ट नहीं दिखाई देगा ना भाई, है ना। अर्थ के जो नीचे का पार्ट है उसका वो दिखाई नहीं देगा आपको। अरे मेरी बात समझ में? तो इसलिए आपको आर्क दिखाई देता है। बट अगर आप बाहर से ऊपर जा करके देखोगे, ऊपर मतलब आप प्लेन में हो, फ्लाइट में हो, वहां से देखोगे तो आपको फुल सर्कल भी दिखाई दे सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेनबो जो है वो फुल सर्कल होता है या फिर आर्क्स होते हैं, तो आपको क्या बोलना है बेटा, बनता फुल सर्कल है बट दिखाई अपने को आर्क ही देता है, मतलब सम पोर्शन ऑफ सर्कल ही दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख लेंगे, ठीक है। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं बेटो, ओके। कल फिर कुछ और चीजें सीखेंगे। बाय बाय।